हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 10th जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिस पर मैं सारी न्यूज़ के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब हम आज का न्यूज़ पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। जो पहली न्यूज़ है, बीजेपी गॉट ₹750 इन 2019-20 ओवर 5 times वॉट कांग्रेस गॉट। तो यहाँ पर इससे एक रिपोर्ट है जिससे ये पता चला है, जो कि इलेक्शन कमीशन को सबमिट की थी बहुत सारी पार्टीज ने, जिससे ये पता चला कि किसको कितना डोनेशन मिला है। तो फॉर एटलीस्ट द 7th year in a row द बीजेपी हैज टॉप्ड द चार्ट्स व्हेन इट कम्स टू रिसीविंग कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल डोनेशंस, लेटेस्ट डेटा शो। 2019-20 के ईयर में पार्टी को लगभग 750 करोड़ रुपए डोनेशन में मिला है कंपनीज और इंडिविजुअल्स के द्वारा, जो कि उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है इलेक्शन कमीशन को, जिससे ये बात पता चलती है। ये लगभग 5 गुना ज्यादा है जो बाकी पार्टीज ने रिसीव किया। जैसे कि कांग्रेस पार्टी को लगभग 139 करोड़ मिला है, एनसीपी को 59 करोड़, टीएमसी को 8 करोड़, सीपीएम को 19.6 करोड़ और सीपीआई को 1.9 करोड़। तो एक आपको टॉपिक पता होगा, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, क्या स्टेट को इलेक्शन फंड करने चाहिए। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा, तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। जैसे अभी इंडिविजुअल्स डोनेट कर रहे हैं तो वैसा नहीं होगा, उसमें स्टेट डोनेट करेगा इलेक्शंस लड़ने के लिए। अब एमएसपी, तो गवर्नमेंट ने खारिफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी को रेज कर दिया है। और जो भी फार्म प्रोटेस्ट है उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि डोर्स फॉर फार्म टॉक्स ओपन, दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब फार्मर्स चाहें आकर बात कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो अब डिसाइड कौन करता है, तो अप्रूव करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एमएसपी के लिए, और रिकमेंड करता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो विद द मॉनसून अनाउंसिंग इट्स अराइवल, द गवर्नमेंट वेंसडे इंक्रीज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर ऑल मैंडेटेड खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2021-22। द सेसमे एमएसपी हैज बीन रेज 6.59%, द हाईएस्ट अमंग ऑल क्रॉप्स। तो सबसे ज्यादा एमएसपी सेसमे में सबसे ज्यादा रेज उसी को किया गया, लगभग 7% से इंक्रीज कर दिया गया। और वाइल इन केस ऑफ पैडी द प्रिंसिपल खरीफ क्रॉप, द इंक्रीज इन फ्लोर प्राइसेस 3.8%। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं। अब डीडीए का एक प्लान है कि दिल्ली को कैसे रेनोवेट करना है और दिल्ली में क्या क्या नई चीजें लानी है, ठीक है। तो द ड्राफ्ट मास्टर प्लान डेवलपमेंट 2041 फॉर दिल्ली इंक्लूड्स, तो अब क्या करेंगे, डीडीए का जो ड्राफ्ट प्लान है उसमें उन्होंने ये बोला वो नाइट लाइफ सर्किट्स बनाएंगे, जिसमें एंटरटेनमेंट होगा, स्पोर्ट फैसिलिटीज होंगी, रिटेल स्टोर्स होगा, कल्चरल फेस्टिवल्स होंगे, नाइट वॉक्स होंगी। तो ये इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा, ठीक है। रात में भी ये सारे एक्टिविटीज होंगे, उस इकोनॉमी को एक पुश मिलेगा। Nighttime economies and an active nightlife are important for improving safety, reducing congestion by staggering activities, utilizing spaces for different activities optimally, and improving productivity for formal as well as informal economic activities। तो अब ये जो नाइट वाला प्लान है कि हम नाइट सर्किट बनाएंगे, उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उससे एक एक्टिव नाइट लाइफ होगी, ठीक है। सेफ्टी, जो रात में ऐसा सेफ्टी का डर होता है, लेकिन रात में भी सब ऐसी चहल पहल रहेगी तो वो सेफ्टी का डर थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा कंजेशन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग दिन में ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग रात में ट्रैवल करेंगे। यूटिलाइजिंग स्पेसेस फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, तो वही स्पेस बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा, दिन में भी यूटिलाइज होगा, रात में भी यूटिलाइज होगा, और जो इकोनॉमी को डबल कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा इस चीज से। एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी फॉर फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब कुछ लोगों को इन नाइट लाइफ सर्किट्स में भी जॉब्स मिलेगी, तो इनफॉर्मल और फॉर्मल लेबर हर चीज में ये कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। इसके अलावा लोकल बॉडीज, टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड अदर कंसर्न एजेंसीज से आइडेंटिफाई दो सर्किट्स। तो अभी कौन आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ पर नाइट लाइफ सर्किट्स बनाने। तो अभी डीडीए का जो प्लान है, ड्राफ्ट प्लान, उसके अकॉर्डिंग लोकल बॉडीज और टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये काम दे देगा डिसाइड करने के लिए कि नाइट में क्या फंक्शन करेगा, कहाँ पे क्या करेगा। स्पेशल मेट्रो लाइन्स एंड बस रूट्स में भी परमिटेड टू ऑपरेट एट लो फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। मेट्रो लाइन्स और बस रूट्स भी रात में आराम से चलेंगे। All new construction and redevelopments along identified circuits shall be incentivized to create active frontages। अब द रिलीज ऑफ द मास्टर प्लान, जो डेली 2041 का प्लान है, वो कोइंसाइड करता है 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंडिया एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा 60% ऑफ द जीडीपी ऐसे ही सिटीज डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनमें भी नाइट लाइफ सर्किट्स बना देंगे तो हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं वो और जल्दी बन सकते हैं। इसके अलावा और कौन से सेवरल फीचर्स हैं, तो पहला ये है कि कल्चरल हॉटस्पॉट बनाया जाएगा, जो एरिया बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि शाहजहानाबाद, द सेंट्रल विस्ता, इंडिया गेट लॉज, कनॉट प्लेस, हौस खास। तो इन सारे एरियाज को कल्चरल हॉटस्पॉट्स बनाने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। इसके अलावा लोकल्स भी अट्रैक्ट हो। अदर स्पेसिफिक हब्स विद अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोशल कल्चरल एक्टिविटी शेल बी आइडेंटिफाइड, जैसे कि मंडी हाउस, लोधी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल एरिया एंड आर्ट ट्रैकिंग। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा
सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली से पता चला सर कि 85% जो पॉपुलेशन उसको अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत है, ठीक है। और सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 10.8% लोग दिल्ली में जो आकर रहते हैं वो स्लम्स में रहते हैं, ऑक्यूपाइंग 0.5% ऑफ द सिटीज एरिया, ठीक है। तो अब इन स्लम्स का डेवलपमेंट किया जाएगा इन सीटू डेवलपमेंट, मतलब उनका रिहेबिलिटेशन नहीं होगा, जो लोग वहां पर रहते हैं जहां पर उनके स्लम्स है उसको ही अच्छी तरीके से बना दिया जाएगा वहां पर, कि वो भी अच्छे से रह सके, और वहां पे सारी फैसिलिटीज दे दी जाएगी, बेसिक फैसिलिटीज, साफ पानी, खाना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो सीनियर टीडीए ऑफिशियल सेड देयर इज अ नीड टू एड्रेस द हाउसिंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखा गया है कि रेंटल हाउसेस तो हैं, ठीक है, पर उनके रेट्स इतने ज्यादा होते हैं कि लोग वहां पर रह ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए भी कुछ करने की कोशिश की जाएगी। तो देयर इज अ नीड टू एड्रेस द हाउसिंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सिंगल वर्किंग मेन एंड women एंड माइग्रेंट्स थ्रू अफोर्डेबल हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग, हॉस्टल्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, डॉर्मेट्रीज, इन सब की कोशिश की जाएगी। और साथ ही गवर्नमेंट ने बोला कि वो ज्यादा फ्लोर्स के लिए भी परमिट करेगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेगी कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी रहे, ताकि लैंड अवेलेबिलिटी, जैसे हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी तो कम है पर उसमें ही हम ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सके, इसके लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये भी प्लान है। Around 32.3% of the population in the city are migrants and prefer rental housing due to low entry and exit cost, ठीक है। तो अभी ये कब इम्प्लीमेंटेशन होगा ये देखने की बात है। इसके अलावा और भी कुछ करने वाले हैं, वो ये करने वाले हैं जो यमुना है उसके आसपास ग्रीन एंड ब्लू एसेट्स क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो एक 300 मीटर का वाइड ग्रीन बफर जोन बनाया जाएगा, वेर एवर फीजिबल शेल बी मेंटेन अलोंग द एंटायर एज ऑफ द रिवर, ठीक है। वहां पे वाइल्ड ग्रासिंग कर दी जाएगी, वहां पे इंसान घूम सकता है, वरना अभी हम देख रहे हैं तो रिवर बॉडीज बिल्कुल डाई हो रहे हैं। अभी हम कोशिश करें कि उसके अंदर पोल्यूशन हो, लेकिन उसके आसपास तब भी जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको भी एक टूरिस्ट का डेस्टिनेशन बना सकते हैं अगर हम वहां पे एक बफर जोन बना दे, ग्रीन और ब्लू एसेट्स बना दे कि लोग उसे भी देखने आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब हम आगे चलते हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करो नीडी लोगों को, तभी हमारा वैक्सीनेशन कैंपेन एक्सिलरेट कर सकता है। तो सेंटेस्ट अप्रोच अगेंस्ट द बिगेस्ट एनिमी कोरोना वायरस शुड बी लाइक अ सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये कहना है बॉम्बे हाई कोर्ट का कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होनी चाहिए। हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें जो कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं आ सकते हैं। The High Court also asked the center why the door-to-door vaccination for the needy, which has been rolled out in Kerala, Bihar, Odisha, and Jammu and Kashmir, could not be adopted in Maharashtra. It also asked the center why it did not have a national policy for the same instead of the current near-to-door vaccination plan. ठीक है, तो near-to-door vaccination plan से हम चल के एकदम डोर टू डोर पर भी आ सकते हैं। तो ऐसा कहना है बॉम्बे हाई कोर्ट का कि कोविड-19 हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और हमें इसे स्ट्राइक डाउन करना है किसी भी तरीके से, तो हम ये कर सकते हैं डोर टू डोर वैक्सीनेशन। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चाइना के एनवॉय ने कैसे बोला कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि चाइनीज एम्बेसडर हैज सेड दैट न्यू दिल्ली एंड बीजिंग नीड टू हेल्प ईच अदर सक्सीड इंस्टेड ऑफ अंडरकटिंग ईच अदर, कि वो इंडिया और चाइना एक दूसरे को अंडरकट करने की कोशिश ना करें बल्कि साथ में कोऑपरेट करके मूव करने की आगे कोशिश करें, ठीक है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, इसके अलावा दोनों को इक्वल्स की तरह माने, इंडिया चाइना एक दूसरे को इक्वल्स की तरह माने, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डायलॉग करें, कंसल्टेशन करें और प्रॉपरली एड्रेस करें जो भी डिफरेंसेस और किसी एक म्यूचुअल सोल्यूशन पर पहुंचे, ठीक है। ये सब उन्होंने कहा कब बोला, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंटेनरी थी तो वहां पर उन्होंने बोला था, ठीक है। अब हाउ विल द इंडिया चाइना रिलेशंस मूव फॉरवर्ड, तो उस पर उन्होंने ये बात बोली थी कि हमें कोऑपरेशन करने की जरूरत है रादर देन कन्फ्रंटेशन, हमें एक दूसरे की हेल्प करने की जरूरत है, एक दूसरे को अंडरकट करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा अभी इस मूवमेंट पे दोनों कंट्रीज को फोकस करना चाहिए कि पैंडेमिक को कैसे टैकल करना है, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना और पीपल्स का जो लाइवलीहुड खोया है कोविड की वजह से उसे कैसे इंप्रूव करना है, उसके अलावा अपने ओन अफेयर्स को अच्छे से मैनेज करें, ठीक है। उन्होंने बोला इट इज नॉर्मल फॉर कंट्रीज टू हैव डिफरेंसेस, की ठीक है हर बात में सिमिलैरिटीज नहीं हो सकते, सारे कंट्रीज के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। और जो बाउंड्री क्वेश्चन है वो तो हिस्ट्री की वजह से चल रहा है, ठीक है, तो उसमें ऐसे किसी चाइना की कोई गलती नहीं, इंडिया की कोई गलती नहीं, वो बस हिस्ट्री की वजह से ऐसा बाउंड्री क्वेश्चन एराइज हो गया एंड शुड बी पुट एट अ प्रॉपर प्लेस इन द ओवरऑल बायलैटरल रिलेशंस, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि चाइनीज साइड की पोजीशन क्लियर है, ठीक है, वो बाउंड्री क्वेश्चन को सेटल करने के लिए तैयार है, एक डायलॉग के थ्रू, एक कंसल्टेशन के थ्रू। एट द सेम टाइम वी आर रिजॉल्व टू सेफगार्ड आवर सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी दोनों साइड एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक सोल्यूशन निकालें बाउंड्री का, ये सारी चीजें उन्होंने बोली है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम दो आर्टिकल यहाँ पर पढ़ेंगे, स्टेट्स एंड द यूनियन। तो ऑथर ने बोला था सेंटर ब्लेम्स इट ऑल ऑन द स्टेट्स एंड इवन एज इट करेक्ट्स इट्स ओन कॉज इट टारगेट्स द स्टेट्स। ऑथर का ये कहना है कि सेंटर क्या करती है, सारी जो भी उनसे गलतियां होती है सब स्टेट पर डाल देती है, ठीक है।
और ये हमेशा स्टेट को टारगेट कर रही है। अब कैसे, ऑथर ने बताया कि बहुत टाइम से ऐसा चल रहा है। डिडंट स्टेट्स आस्क फॉर कंट्रोल ओवर वैक्सीन प्रोक्योरमेंट, क्या स्टेट्स ने बोला था कि उनको वैक्सीन प्रोक्योरमेंट करना है? हाँ, कुछ स्टेट्स ने बोला था, बट सम स्टेट आल्सो आस्क्ड फॉर द फॉर्म लॉस टू बी रोल्ड बैक। सो तो ऑथर ने बोला है कि सेंटर अपनी रैशनलिटी से डिसीजन भी तो ले सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि स्टेट्स उनको बोल रहे थे कि वैक्सीन प्रोक्योरमेंट उनके करने दो, तो ऑथर ने बोला ठीक है, आप स्टेट्स ने ऐसा बोला, आपने कर दिया, ठीक है। तो स्टेट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि आप फार्म लॉस को वापस ले लो, तो क्या आपने लिया? नहीं लिया, तो आप स्टेट्स की सारी बातें तो नहीं मान रहे हो फिर। दिस कोर्स ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स इज अ स्लिपरी वन एंड दिस वाज द अनफॉर्चुनेट मैसेज सेंट आउट बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's address which announced a very welcome reversal of the vaccine policy to one in which the center takes full responsibility for supplying vaccines to the state। तो अब जो पीएम का एड्रेस था उसमें उन्होंने बोला कि सेंटर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो वैक्सीन को सप्लाई करेगा स्टेट्स को। द अटेम्प्ट टू पेंट द स्टेट्स एज कल्प्रिट वाज नॉट बोर्न ऑफ वन अपमैनशिप, इनफैक्ट इट अंडरलाइंड अ डीपनिंग पैटर्न ऑफ एंटागोनिज्म। तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे स्टेट और सेंटर के बीच में जो टसल होती है, इसका एक डीपनिंग पैटर्न है सेंटर वर्सेस स्टेट का। जैसे कि हम देख रहे हैं बीजेपी फेल हो गई वेस्ट बंगाल में जीतने के लिए, हार्ड फॉट बैटल हुआ था टीएमसी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो अपनी सेंट्रल टीम्स भेज रहे हैं जो भी पोस्ट पोल वायलेंस हुआ बंगाल में। इसके अलावा अपोजिशन फाइनेंस मिनिस्टर्स को वो करते रहते हैं कि ये पॉलिटिक्स खेले हैं जीएसटी काउंसिल में, जैसे सेंटर बोलती है ना अपोजिशन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ प्लेइंग पॉलिटिक्स इन द जीएसटी काउंसिल। इसके अलावा फ्रॉम वेपनाइजिंग एजेंसीज टू अनलीशिंग द पार्टीज आईटी आर्मी टू रिडिक्यूल स्टेट लीडर्स, ठीक है। सेंटर लुक्स इल टेम्पर्ड एंड कंट्रोलिंग एंड वर्स डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब ऑथर ने बोला कि पास्ट भी कुछ अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है फ्रॉम केरला जुलाई 1959, जब जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे उन्होंने डिसमिस कर दी थी इलेक्टेड नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट, कि जो नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट थी उसे प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने डिसमिस कर दिया था। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 356 का कैसे यूज हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, ठीक है। उस समय भी जो अपोजिशन की जो भी पार्टीज आती थी स्टेट्स में उनको कैसे हटा दिया जाता था बाय द इमरजेंस ऑफ असर्टिव रीजनल पार्टीज इन द 1980s, ठीक है। उसके बाद द जस्टिस सरकारिया कमीशन बनी थी सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। उसके बाद बम्बई जजमेंट आया 1994 में, ठीक है। तो इसमें ये बोला कि दीज इंश्योर दैट इवन दो देयर वर पेंडुलम स्विंग्स द सेंटर हैड टू बी मोर माइंडफुल ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। दोनों के बीच में कंपटीशन भी देखा गया है, लेकिन सेंटर को माइंडफुल होना चाहिए स्टेट्स की जरूरतों के अनुसार एंड मोर केयरफुल ऑफ ट्रेडिंग इनटू देयर डोमेन, और उनके डोमेन में जाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। जो फेडरल बैलेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो बोलते थे कि जो सेंटर है वो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि अगर वो कभी प्राइम मिनिस्टर बनते तो वो हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब वो प्रॉमिस भी नहीं निभाया जा रहा है, जैसे कि कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म हम वापस से देख रहे हैं। अ न्यू राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शंस इज ड्यू अर्ली नेक्स्ट ईयर, तो इसकी वजह से और हॉस्टिलिटीज बढ़ सकती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो ऑथर ने बेसिकली बताया। अब रिव्यूड द डील, अभी जब G7 नेशंस के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है ग्लोबल टैक्स आर्किटेक्चर पे। तो ये एग्रीमेंट क्या है? तो the G7 nations have in principle agreed on measures to make companies pay more taxes in the countries of operation and to shift to a global minimum tax framework of at least 15%, signaling an end of the race to the bottom in global corporate taxation, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, इंडिया में कोई कंपनी है, ठीक है, उसने अपनी सब्सिडरी खोल ली किसी टैक्स हेवन कंट्री में, और वो वहां पर ही टैक्स दे रही है। जैसे मान लो उसका इंडिया के साथ डीटीए है उस कंट्री का, तो वो कंपनी सिर्फ उस कंट्री में ही टैक्स दे रही है और इंडिया को टैक्स नहीं मिल पा रहा है इससे, ठीक है। तो इससे इंडिया को तो नुकसान हो रहा है। तो ऐसा ही एग्रीमेंट एक किया गया है कि जो कॉर्पोरेट हैं उनको मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। आपको कुछ ये भी पता होगा, कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं वो अपना प्रॉफिट जीरो दिखा देती है कि हमारे तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हम तो टैक्स दे ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए इंडिया एक बार मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स भी लेकर आया था कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ डजेंट मैटर, पर आपको कुछ एक मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो ये हम देख सकते हैं, तो G7 ने टैक्स आर्किटेक्चर वो लेकर आ रहा है कि कॉर्पोरेट्स पे लगभग 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा चीज मान सकते हैं। तो द G7 nations have in principle agreed on measures to make companies pay more taxes in the countries of operation। पर ऑथर ने बोला इसमें एक चीज है, एक लूप होल है जिसको अभी हम देखेंगे। अब कंपनीज कैसे लूप होल्स का यूज करती है इंटरनेशनल ट्रीटीज को, ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े, ना ही ऑपरेशन वाले कंट्री में, ना ही उस कंपनी में जहां की उनके पेरेंट कंपनी हेडक्वार्टर्ड है। मोर ओवर द ग्लोबल रेस टू कट टैक्सेस इज ऑल्सो इम्पेक्टेड गवर्नमेंट रेवेन्यूज। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं है कि कंपनी टैक्स नहीं देना चाहती। पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि उनके कंट्री में कम से कम टैक्स हो, ताकि उनकी कंट्री में ज्यादा कंपनी आए, ठीक है। उसकी वजह से और उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है। सपोर्ट फॉर सच प्रपोजल नाउ रिफ्लेक्ट्स द नीड ऑफ दीज कंट्रीज टू शोर अप देयर रेवेन्यूज, ठीक है। जैसे कि इंडिया ने भी अपना टैक्स कम किया था अभी बीते दिनों में। अकॉर्डिंग टू द यूएस कांग्रेशनल बजट, जो यूएस का डेफिसिट है वो लगभग 10.3% हो गया जीडीपी का।
बट डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया ऑल्सो नीड टू कंसिडर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सच प्रपोजल। अब ऑथर ने बोला ये जो ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है उसमें इंडिया को नुकसान है फायदा है, जो कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री उसको देखते हुए। अब राइट टू टैक्स, किसी भी कंपनी पे टैक्स लगाने का हक एक कंट्री का सॉवरन राइट होता है, ठीक है। और अगर हम किसी ऐसे एग्रीमेंट को मान लेते हैं, उसे रेटिफाई कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हम वो हमारा सॉवरन राइट नहीं रह जाएगा, हमें उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। 15% टैक्स ले सकते हैं मिनिमम, ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। डूइंग सो ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कंट्रीज दैट हैव रिजॉर्टेड टू यूजिंग टैक्स इंसेंटिव्स फॉर अट्रैक्टिंग कैपिटल मे नॉट बी एबल टू डू सो। जैसे इंडिया ने फॉर इंस्टेंस 2019 में टैक्स रेट अपना कम कर दिया था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 15%, तो वो अब वो नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने कुछ ऐसे एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ द फर्स्ट राइट टू टैक्स, हु डज इट गो। अब फर्स्ट राइट टू टैक्स वाला इशू अब हम किसी एग्रीमेंट में कर लेंगे तो अभी ये भी नहीं क्लियर है कि फिर क्या होगा। विल एनी अनटैक्स प्रॉफिट स्टेमिंग फ्रॉम लोअर टैक्स रेट्स। अच्छा ये बात है कि अगर लोअर टैक्स रेट है तो जो अनटैक्स प्रॉफिट है अगर वो वहां पे जाए जहां पे पेरेंट कंपनी हेडक्वार्टर्ड है तो बहुत दिक्कत की बात है। जैसे गूगल है, गूगल हेडक्वार्टर्ड कहाँ है, तो वो यूएस में हेडक्वार्टर्ड है। तो इंडिया में क्या वो बिजनेस कुछ करती है, जैसे उसका वो डिजिटल बिजनेस चलता है, तो उसका क्या टैक्स जो भी होगा 15% वो क्या यूएस को जाएगा, ये भी क्लियर नहीं है। कंसिडरिंग दैट कंपनीज दैट आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटीज आर बेस्ड आउट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, द बेनिफिट्स आर लाइकली टू फ्लो डिस्प्रोपोर्शनली टू देम। तो ऑथर का यही कहना है डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट चला जाएगा, वाइल कंट्रीज लाइक इंडिया में गेट अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स, मतलब हमें कुछ प्रॉफिट तो मिल सकता है। अब जैसे इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था जो भी डिजिटल एड्स आते हैं उनके ऊपर, तो इंडिया ये सारी चीजें नेगोशिएट कर सकता है, तो ये सारी बात देखने वाली है। तो इंडिया ध्यान दे कि क्या उसको कॉस्ट और बेनिफिट्स होने वाले हैं इस एग्रीमेंट में जाने के, तो ये सारी चीज में ध्यान रखते हुए ऑथर ने बोला है कि हमें साइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब होल्डिंग स्टेट्स टू अकाउंट, यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है पीआरएस की जिससे पता चले कि स्टेट्स में कितनी प्रोडक्टिविटी, वो कितने बिल्स पास करते हैं, वो उनके फाइनेंस कैसे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7 शेड्यूल है जो कि लिस्ट को सेपरेट करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ऑथर ने बोला कि पब्लिक का अटेंशन मेनली एग्जीक्यूटिव पे होता है, वो इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि लेजिस्लेचर कैसे काम करिए, जुडिशियरी कैसे काम करिए। एज सिटीजन हमें प्रोडक्टिविटी ऑफ लेजिस्लेचर्स के लिए भी कंसर्न होना चाहिए। अगर हम मेट्रिसेस और इन्फॉर्मेशन देखें कि एफिशिएंसी क्या रही है लोकसभा और राज्यसभा की, तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च में हमें उसकी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, ठीक है। जो भी डिस्कशन हुए रिफॉर्म्स पे, डिबेट्स अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो भी डिस्कशंस, लोगों का ध्यान होता है कि यूनियन गवर्नमेंट कैसा कर रही है, लोगों का ये ध्यान नहीं होता कि स्टेट्स गवर्नमेंट अपने में फिलॉस में कैसा काम कर रही है। दो कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज नो सेंटर, ऑथर ने बोला कोई सेंटर नहीं होता, यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंटर इज नथिंग। Witness the interest in Union's Finance Commission recommendations and amnesia about State Finance Commission and their recommendations. Alternatively, there is limited scrutiny of state level expenditure. तो ऑथर ने बोला कि जो स्टेट लेवल एक्सपेंडिचर उसकी लिमिटेड स्क्रूटनी है, फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का ट्रैक कोई भी नहीं रखता है। मोस्ट फैक्टर मार्केट्स वी सीक टू रिफॉर्म आर ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट और द स्टेट लिस्ट। अब ऑथर ने बोला जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च है उसने स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में डेटा को कंपाइल करके दिया, तो उससे हम जान सकते हैं कि स्टेट में भी कैसा काम हो रहा है। जैसे कि दिस रिपोर्ट फोकसेस ऑन द लेजिस्लेटिव वर्क परफॉर्म बाय द स्टेट्स, 2020 में कैसा उन्होंने काम किया है। तो इसमें 19 स्टेट लेजिस्लेचर हैं इसकी रिपोर्ट में, जिससे हमें पता चलता है, जहां पे लगभग 90% की पॉपुलेशन रहती है। वही सम स्टेट लेजिस्लेचर्स पब्लिश डेटा ऑन अ रेगुलर बेसिस, पर कुछ स्टेट्स वो भी नहीं करते हैं, और कुछ साल पहले तक राज्यसभा और लोकसभा भी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब फाइनली वो अपना डेटा अच्छे से पब्लिश करते हैं कि कितना काम चल रहा है कितना काम नहीं चल रहा है। अब ऑथर ने बोला है कि इन पासिंग व्हाट इज द स्टेट लेजिस्लेचर, तो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स यूनिकैमरल और कुछ स्टेट्स बाइकैमरल हैं। तो बाइकैमरल कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, इनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बाकी स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो कुछ हिस्टोरिकल और कॉलोनियल रीजंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने के। मोस्टली ये होता था कि लेजिस्लेशन इससे बहुत डिले हो जाता था पास होने में, क्योंकि दो दो हाउस में पास कराना पड़ता था। इसके अलावा एडिशनल एक्सपेंडिचर भी होता था जो खाली में सिटीजन फंड कर रहे हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई जरूरत नहीं फिर भी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल है, उसने अपनी अबॉलिश कर दी थी, लेकिन अब वो वापस से बनाने की बात कर रहे हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग इट बैक। तो अब हम देखते हैं, अब ऑथर ने बोला पीआरएस पर अगर हम जाएं तो पैंडेमिक में 2020 में जब फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक थी तो पार्लियामेंट भी काफी कम दिनों के लिए मिला, लगभग 2020 में 33 दिन के लिए मिला, और स्टेट्स की माने तो स्टेट्स लगभग 29 दिन मिले। तो 2020 में दे मैट फॉर एन एवरेज ऑफ 18 डेज, बिफोर द पैंडेमिक 29 डेज इन अ ईयर, ठीक है। तो पैंडेमिक से पहले 29 दिन मिलते, तो पैंडेमिक में वो 18 दिन मिले लगभग। तो ऑथर ने बोला ये नंबर बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। देयर इज ऑफ कोर्स अ डिफरेंस बिटवीन अ बिल बीइंग पास्ड बाय एंड इट बिकमिंग एन एक्ट, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, ऑथर ने ये बताया है द पैंडेमिक सर्टेनली अफेक्टेड प्रोडक्टिविटी, लेकिन ऑथर ने बोला अफेक्टेड तो किया है उसने प्रोडक्टिविटी को, लेकिन उससे पहले भी प्रोडक्टिविटी ऐसी ही थी।
जो 59% स्टेट्स में बिल है वो जिस दिन इंट्रोड्यूस होते हैं उसी दिन पास हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि स्टेट्स में कोई भी डिस्कशन नहीं होता किसी भी बिल में पास होने के लिए। इन पार्लियामेंट बिल्स को जैसे रेफर किया जाता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज फॉर डिटेल एग्जामिनेशन। स्टेट्स में ऐसी कमिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, बहुत सारे स्टेट में ऐसी कमिटीज नॉन एग्जिस्टेंट है। व्हाट सब्जेक्ट फीचर्ड इन स्टेट लेजिस्लेशन, अब स्टेट लेजिस्लेशन में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके बाद भी ऐसी चीजें हैं कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज ही नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर, लैंड, लेबर, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऑथर ने ये सब बोला है कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। वो अभी हमें इस रिपोर्ट के तहत पता चला कि उसमें दिक्कतें क्या क्या हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ईयू लॉ मेकर ने डिसाइड किया है कि एक वायरस पास बनाएंगे ताकि वो यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज में मूव कर सके और उन्हें क्वारंटीन करने की जरूरत ना पड़े किसी भी दूसरे कंट्री में वो जा रहे हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का एक इंडेक्स होता है जिसका नाम है एनुअल रैंकिंग ऑफ मोस्ट लिवेबल सिटीज, जिसमें न्यूजीलैंड का ऑकलैंड कंट्री वो नंबर 1 पे आ गया। इससे पहले वियना था जो कि अभी इससे बाहर हो गया। अब ये कैसे नंबर 1 पे आ गया, तो न्यूजीलैंड में जो कोरोना वायरस को टैकल किया गया वो बहुत अच्छे से टैकल किया गया, लॉकडाउन मेजर्स बहुत अच्छे से लिए गए, इसलिए वहां पे लोग न्यूजीलैंड टफ लॉकडाउन अलाउड द सोसाइटी टू रीओपन एंड एनेबल सिटीजंस ऑफ सिटीज लाइक ऑकलैंड एंड वेलिंगटन टू एंजॉय अ लाइफस्टाइल दैट लुक्ड सिमिलर टू प्री पैंडेमिक। ठीक है, तो ये आपको बस ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का मोस्ट लिवेबल सिटीज इंडेक्स है। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसमें ये है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन को अगर मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डोज आपने किसी और के ले ली, फर्स्ट डोज आपने और दूसरी डोज आपने किसी और की ले ली, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोविशील्ड की ले ली, सेकंड कोवैक्सीन की ले ली, पहली फाइजर की ले ली, दूसरी मॉडर्ना की ले ली, तो उससे क्या होंगे, तो अभी ऑथर को पता नहीं है ज्यादा इसमें क्या है, मतलब ऑथर ने बोला इस पर सारी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई। इन लीगलाइजेशन ऑफ बिटकॉइन इन एल साल्वाडोर, अब एल साल्वाडोर जो कि एक कंट्री है, स्मॉल कोस्टल कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका, इन्होंने डिसाइड किया है कि बिटकॉइन को अपनी यूज करेंगे। ठीक है, और डिजिटल करेंसी बना दी जो कि लीगल डिजिटल करेंसी बना दी इन्होंने अपने कंट्री में, तो इन्होंने अप्रूव कर दिया। तो अब इंडिया इससे क्या सबक ले सकता है और क्या सीखना चाहिए, ये सारी चीजें। अब जो एल सल्वाडोर है इसकी खुद की कोई मॉनेटरी पॉलिसी है ही नहीं और कोई लोकल करेंसी भी नहीं है, तो फिर कैसे इसमें ट्रांजेक्शन होता है, तो इन्होंने डॉलर को ही अपनी करेंसी मान लिया है। तो इसको बोलते हैं डॉलराइजेशन, जिसमें कंट्री अपनी करेंसी को डॉलर ही मान लेता है और उसकी अपनी खुद की कोई करेंसी नहीं होती। तो यूएस में जैसे मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होती है वैसे ही इनमें भी डिसाइड हो रही है। ठीक है, वो सेम ही चल रहा है, इनकी कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। The dynamic underpinning the whole move is that El Salvador has no monetary policy of its own and hence no local currency to protect. The country was officially dollarized in 2001 and runs on the monetary policy of the US Federal Reserve. ठीक है, अब ऑथर ने बोला है रेमिटेंसेस जो है वो लगभग 20% टू एल सल्वाडोर जीडीपी, तो जीडीपी में तो लगभग 20% जीडीपी आता है एल सल्वाडोर का, तो वो रेमिटेंसेस से ही आता है और लगभग $6 बिलियन आते हैं। तो मैनी सिटीजन लैक अ बैंक अकाउंट, तो बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, डिजिटल बैंकिंग नहीं, लो पेनिट्रेशन इन दिस सिनेरियो। और अब जहां पे बैंक अकाउंट नहीं है तो जब पैसे ट्रांसफर होते हैं तो उसमें बीच में सबका कमीशन थोड़ा थोड़ा कटता है, तो कम से कम कट्स एज हाई एज 20% कट जाते हैं। तो द इम्पैक्ट बिटकॉइन हैज ऑन दीज रेमिटेंसेस इनफ्लोज वुड बी वर्थ मॉनिटरिंग फॉर इंडिया। तो अब जब रेमिटेंस फ्लो होंगे बिटकॉइन के चलते, तो हमें देखना पड़ेगा कि अब क्या चेंजेस आए उनकी कंट्री में, विच इज होम टू द लार्जेस्ट रेमिटेंस मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, दिस माइट नॉट बी मेनी लेसन्स फ्रॉम अ मॉनेटरी पॉलिसी पर्सपेक्टिव बट एफिशिएंसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। तो अभी जब एल सल्वाडोर इंप्लीमेंट करेगा फिर हमें पता चलेगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसमें दिक्कतें आ सकती हैं। अब जो आईटी रूल्स थे उसमें ट्विटर ने कंप्लाई करना शुरू कर दिया है, तो ट्विटर ने एक नोडल ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, अभी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर वो कर देंगे। लेकिन अभी ये इशू है कि उन्होंने जिन लोगों को अपॉइंट किया वो इंडियन सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तो वो वाली अभी दिक्कत है, अभी उसके बारे में पता चलेगा। आई थिंक आपको न्यूज़पेपर समझ आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।